हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इसमें कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूं, जो बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से लिया गया है। यह आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। इसके अंतर्गत मैं यूनिट 3 पढ़ा रहा हूं। यूनिट 3 के अंतर्गत समाजवाद क्या है और समाजवादी राज्य के कार्यों से आप लोगों को अवगत करा रहा हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समाजवाद की विशेषताएं और समाजवाद के विभिन्न रूप या समाजवाद के प्रकारों से अवगत कराया। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि समाजवादी राज्य के कौन से कार्य हैं, कि समाजवादी राज्य के कार्य क्या हैं, यानी वर्किंग ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट, वर्किंग ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट, जो आपकी सिलेबस में दिया गया है। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में समाजवाद के अर्थ को जान लिया, परिभाषा को जान लिया, समाजवाद की विशेषताओं को जान लिया, समाजवाद के विभिन्न रूपों को जान लिया और समाजवाद के उद्देश्यों से भी आप अवगत हो चुके हैं। इस वीडियो के अंतर्गत समाजवादी राज्य के कार्य, जैसा कि समाजवादी राज्य, ये समाजवादी राज्य क्या होता है, व्हाट इज सोशलिस्ट स्टेट क्या है। सोशलिस्ट स्टेट ऐसे स्टेट हैं जो सभी वर्गों के लिए कार्य करता है। सभी पूरे उस देश में रहने वाले या उस प्रदेश में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, सबके साथ एक समान व्यवहार करता है, एक समान आचरण करता है, नीतियां बनाता है, कानून बनाता है, सबको समान सुविधाएं देता है। वर्तमान समय में अधिकांश देशों ने समाजवादी कार्यों को अपना लिया है, चाहे वह भारत हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे वह ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, कोई भी देश हो, सब ने अपने संविधान के अंतर्गत समाजवादी कॉन्सेप्ट को अपनाया है। जैसा कि भारत में भी समाजवादी कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है, समाजवादी शब्द को अपनाया गया है। जैसा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि समाजवादी शब्द का उल्लेख जो है वह प्रस्तावना में मिलता है, जिसको 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत इस समाजवादी शब्द को हमारे संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया, समाजवादी शब्द को। हम रूस की साम्यवादी व्यवस्था को ले सकते हैं, चीन की साम्यवादी व्यवस्था को ले सकते हैं। इसी तरह से अमेरिका में भी हम देख सकते हैं कि 19वीं सदी आते आते वहाँ भी समाजवादी कार्यों की शुरुआत हो जाती है, वहाँ भी समाजवादी कार्यों की शुरुआत हो जाती है। यानी कि अमीर गरीब सबके लिए एक समान कानून बनाए जाने लगते हैं, एक समान सुविधाएं दी जाने लगती हैं, चाहे वह उच्च वर्ग से संबंधित हो, चाहे वह निम्न वर्ग से संबंधित हो। तो वर्तमान में हम देख सकते हैं कि जो समाजवादी राज्य है वह व्यक्ति के हर क्षेत्रों में कार्य करता हुआ नजर आ रहा है, व्यक्ति के हर क्षेत्रों में कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि समाजवादी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता है। कोई भी समाजवादी राज्य यह चाहता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी व्यक्ति नंगा न रहे, कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में वह अकाल को प्राप्त न हो। हम देखते हैं कि राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयत्न किए जा रहे हैं। चिकित्सालयों की स्थापना की गई है, शिक्षालयों की स्थापना की गई है, इसी तरह से उनके लिए रोजगार का सृजन किया गया है। तो ये विभिन्न समाजवादी राज्य विभिन्न प्रकार के कार्य संचालित कर रहे हैं, जिससे कि समानता की स्थापना कर रहे हैं, स्वतंत्रता की स्थापना कर रहे हैं। आइए हम इनको कुछ पॉइंट के अंतर्गत समझते हैं। समाजवादी राज्य के कार्य क्या होते हैं। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। जितने भी उत्पादन के साधन हैं, यानी कि मिल, फैक्ट्री, कल कारखाना, कारखाना या मिल या कंपनी, इसको हम कहते हैं कंपनी, जितने भी कंपनी होते हैं उन सभी कंपनियों पर किसका नियंत्रण है, राज्य का नियंत्रण है। अब पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह से कंपनी मनमानी करते थे, मिल फैक्ट्री मनमानी करते थे, पूंजीपति मनमानी करते थे अपने श्रमिकों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, लेकिन इस समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो कंपनी के मालिक हैं, स्वामी हैं, वह अपने कर्मचारियों के साथ मनमाना आचरण नहीं कर सकते हैं। किसी को कम, एक ही कार्य के लिए किसी को कम, किसी को अधिक वेतन नहीं दे सकते हैं, बल्कि सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं। उस कानूनों के द्वारा वह निजी स्वामित्व को भी नियंत्रित करता है। जो निजी उद्योगपति होते हैं, जिनकी उद्योग धंधों के मालिक होते हैं, उन उस उद्योगपतियों के फैक्ट्रियों को भी सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किया जाता है, कानून बनाकर किया जाता है। यदि किसी श्रमिक के साथ या किसी वर्कर के साथ किसी कंपनी ने भेदभाव किया तो वह तुरंत कोर्ट की शरण में जा सकता है या उपभोक्ता फोरम में जा सकता है और जाकर वह न्याय पा सकता है। तो सरकार विभिन्न परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए श्रमिकों के पक्ष में फैसला सुनाती है।
यानी कि अब शोषण का अंत हो गया है। अब आप जबरदस्ती हमसे काम नहीं ले सकते हैं, कभी भी हमसे काम नहीं ले सकते हैं, बल्कि हमें काम लेने के लिए घंटे निर्धारित करना होगा, निश्चित समय निर्धारित करना होगा, हमें वेतन पारिश्रमिक निर्धारित करना होगा, हमारे लिए विभिन्न सुविधाएं देनी होगी, तब जाकर आप काम ले सकते हैं। तो ये विभिन्न शर्तें सरकार के द्वारा लागू की जाती हैं। इस तरह से सरकार के द्वारा उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उस पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया जाता है। जैसे कि कुछ सरकारी फैक्ट्रियां होती हैं जिन पे सरकार का नियंत्रण होता है। सरकारी फैक्ट्रियां होती हैं, सरकारी फैक्ट्री, इस पे सरकार का नियंत्रण होता है। कुछ निजी फैक्ट्री होती है, निजी फैक्ट्री, जैसे कि टाटा समूह की ले लेते हैं, अंबानी समूह की ले लेते हैं, बिरला समूह की ले लेते हैं। विभिन्न जो फैक्ट्री होते हैं वह कुछ निजी स्वामित्व के फैक्ट्री होते हैं। लेकिन जो नियम सरकार इन सभी फैक्ट्रियों के संबंध में कानून बनाती है, नियम बनाती है, विधि बनाती है। यह जो नियम सरकारी फैक्ट्री पे लागू होगी वही निजी फैक्ट्री पर भी लागू होगी। जो निजी फैक्ट्री के मालिक होते हैं वह मनमाना आचरण नहीं कर सकते हैं। और जितने भी संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उस प्राकृतिक संसाधन पर राज्य का भी नियंत्रण है। जो निजी स्वामी और उस व्यक्ति पर और राज्य में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है सब पर राज्य का नियंत्रण है। कोई व्यक्ति उस संसाधनों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यदि उन संसाधनों का उपयोग करता है तो उसे राज्य की अनुमति लेनी होगी, सरकार की अनुमति लेनी होगी। जैसे हम देख सकते हैं कि जंगलों से वन की कटाई, जंगल में जब वन की कटाई होती है तो वन की कटाई करने के लिए, वन से लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए सरकार से परमिशन लेना होता है। इसी तरह से नदियों से बालू, जो नदी होते हैं, नदियों से जब बालू का खनन होता है उस बालू को लेने के लिए सरकार से परमिशन लेना होता है। इसी तरह से कोयले की खदान जो होती है, वह कोयले की खदान जो निजी स्वामित्वों के हाथ में होता है उनको भी सरकार से परमिशन लेना होता है। इस तरह से विभिन्न मिट्टी खुदाई के लिए भी, अगर मिट्टी की खुदाई की जानी है तो उनके लिए भी सरकार से परमिशन लेनी होती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार हर क्षेत्र पर अब नियंत्रण स्थापित करती है, उद्योग धंधों पर नियंत्रण स्थापित करती है और सभी के लिए समान कानून बनाती है। तो उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इस समाजवादी राज्य के अंतर्गत, समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत न्याय प्रदान किया जाता है, सभी लोगों को न्याय प्रदान किया जाता है। न्याय प्रदान करना समाजवादी राज्य का प्रमुख कार्य होता है या प्रमुख लक्ष्य होता है कि कोई भी जिसके साथ शोषण हो रहा है या जिसके साथ अत्याचार हो रहे हैं, जिसके साथ मनमाना व्यवहार हो रहे हैं, वह न्याय से वंचित न रहे, वह भी कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाकर वह न्याय पा सकता है। लेकिन यदि उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं हो, वकील का फीस चुकाने के लिए पैसे नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वह न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति में उसको एक एप्लीकेशन देना होता है और उसको सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी वकील उसको उपलब्ध कराया जाता है। यह सरकारी वकील उसके मुकदमों की सुनवाई करता है और इस तरह से सरकार सबको न्याय सुनिश्चित कराती है। चाहे वह आर्थिक न्याय हो, चाहे सामाजिक न्याय हो, चाहे शैक्षणिक न्याय हो, हर क्षेत्र में सभी लोगों की समान भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। संघर्ष के स्थान पर सहयोग की स्थापना, जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि यह संघर्ष के स्थान पर सहयोग की स्थापना करना चाहता है। समाजवाद का उद्देश्य होता है वह संघर्ष के स्थान पर सहयोग की स्थापना करना होता है। विभिन्न वर्गों के हितों में संघर्ष होता है, विभिन्न जातियों में संघर्ष होता है, तो राज्य के द्वारा उन जातीय संघर्षों को या विभिन्न वर्गीय संघर्षों को समाप्त करके उनके साथ सामंजस्य और सुलह स्थापित किया जाता है। यानी कि उनके जो बीच भेदभाव हैं या किसी मुद्दे को लेकर टकराव हैं, उन मुद्दे को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। यानी कि सबको भाईचारा सिखाया जाता है और सहयोग और समन्वय की स्थापना करने पर बल दिया जाता है। तो समाजवादी राज्य के अंतर्गत संघर्षों को समाप्त कर दिया जाता है और संघर्षों को समाप्त करके सहयोग की स्थापना की जाती है। यह सहयोग सरकार के द्वारा भी किया जाता है, कुछ व्यक्तिगत समूहों के द्वारा भी किया जाता है। लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाना, इस समाजवादी राज्य के अंतर्गत हम लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर कार्य करते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर हम शासन करते हैं, हम लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाते हैं, क्योंकि समाजवादी राज्य के अंतर्गत जब तक लोकतांत्रिक पद्धति को नहीं अपनाया जाएगा तब तक हम समाजवाद के सपने को साकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए समाजवाद को साकार करने के लिए हमें लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाना होगा। लोकतांत्रिक पद्धति क्या है, जैसे कि शासन में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
सभी लोगों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, सबको सरकार की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए, और जो भी सरकार के द्वारा विधियां बनाई जाएं वो सबके हितों के लिए बनाई जानी चाहिए। किसी एक वर्ग के या एक विशेष हितों के लिए वह कानून नहीं बनाई जानी चाहिए। सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाएं वो समस्त वर्गों के लिए सुविधाएं दी जाएं, या फिर जिन दुर्बल वर्गों के लिए सुविधाएं दी जाती हैं उन दुर्बल वर्गों को वह सुविधाएं दी जाए, किसी जाति पात या धर्म के आधार पर भेदभाव न किया जाए। तो लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया जाता है इस समाजवादी राज के अंतर्गत। स्वतंत्रता और समानता की स्थापना, समाजवादी राज के अंतर्गत स्वतंत्रता की स्थापना की जाती है, समानता की स्थापना की जाती है, सभी व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता दी जाती है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। जैसा कि हम देखते अपने संविधान के अंतर्गत देखते हैं कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, अनुच्छेद 19 लेके 22 तक इस संविधान में, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है। यानी कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वह कुछ भी बोल सकता है, वह कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कुछ खा पी सकता है वगैरह वगैरह, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन उनकी स्वतंत्रता तब प्रतिबंधित की जा सकती है जब वह राज्य के विरोध में कार्य कर सकते हो, राज्य के विरोध में कार्य करें, या उनके स्वतंत्रता से किसी समुदाय या समाज की शांति व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है, राज्य की अखंडता को खतरा में पड़ जाती है, संप्रभुता और एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों की स्वतंत्रता प्रतिबंधित की जा सकती है। तो हम संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता को देख सकते हैं। और समानता की भी स्थापना की जाती है, जैसा कि भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक सामाजिक समानता की स्थापना की गई है। सामाजिक समानता की स्थापना की गई है, जैसा कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि की समझ क्षमता, अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर विभेद से प्रतिषेध, किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जा सकता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि वह किस धर्म का है, किस मूल का है, किस वंश का है, किस जाति का है, यानी कि इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सबको सार्वजनिक स्थानों पर जाने की खुली छूट होगी, सभी लोगों को सामाजिक समानता प्रदान की गई है। और इसी तरह से अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, और जो भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है उसको, उसके कृत्यों को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उसको कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। तो इस तरह से सभी व्यक्तियों के साथ न्याय स्थापित किया गया है हमारे संविधान के द्वारा। अधिकारों को सुनिश्चित करना, यह स्वतंत्रता और समानता तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्ति को अधिकार न दिए जाएं। जब व्यक्ति को अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं तो वह अपनी स्वतंत्रता और समानता का खुलकर उपभोग कर सकता है। जैसे कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, यानी कि मूल रूप से 14 से लेकर 32 तक व्यक्तियों को अधिकार दिया गया है। वह अपने अधिकार, व्यक्तियों को कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है जिनसे वह अपना विकास कर सकते हैं, अपनी तरक्की कर सकते हैं, अपनी उन्नति कर सकते हैं और अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो अधिकारों के अभाव में व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है, इसलिए सभी व्यक्तियों को विकास करने के लिए सरकार के द्वारा व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। समान विधियां बनाना, सरकार प्रशासन करने के संबंध में या विधायी क्षेत्र के संबंध में समान विधियां बनाती हैं। किसी विशेष वर्ग के लिए विशेष नियम नहीं बनाती है, किसी विशेष धर्म के लिए विशेष नियम नहीं बनाती है, बल्कि पूरे देश का कानून एक ही होता है। उस कानून का पालन समस्त समाज को करना होता है, सभी समाज को करना होता है। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग कानून नहीं बनाया जाता है। तो समाजवादी राज के अंतर्गत एक समान विधियां बनाई जाती हैं, जैसा कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, जिसमें कि इसमें विवाद छिड़ा हुआ है। यूसीसी अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान आचार संहिता की बात कही गई है कि यानी कि पूरे देश के लिए एक समान कानून होगा, यानी पूरे देश के लिए सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करने की बात कही गई है, जो कि इसमें सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जो अभी भी विवादों के घेरे में है। तो सबके लिए एक समान कानून बनाया जाएगा। भोजन व आवास का प्रबंध,
सरकार यह सुनिश्चित करती है कि जो गरीब तबका है, जो दुर्बल तबका है, जो अपने लिए मकान नहीं बना सकता है, जो अपने लिए राशन नहीं जुटा सकता है, उसके लिए सरकार विशेष प्रयत्न करती है। क्योंकि समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी व्यक्ति नंगा न रहे, कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न रहे। यानी कि हम पूरे समाज के लिए बात कर रहे हैं ना, एक व्यक्ति के लिए बात कर नहीं रहे हैं, पूरे समाज के लिए। तो समाज के हर व्यक्ति को देखना होगा, समाज के हर तबके को देखना होगा कि जो तबका या जो वर्ग भूखा है, नंगा है, उसके लिए राज्य के द्वारा विशेष उपबंध किए जाएं। तो राज्य सरकार या केंद्र, हम देखते हैं कि राज्यों के द्वारा गरीब तबकों के लिए आवास की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि सरकार के द्वारा इंदिरा आवास योजना संचालित किया जा रहा है, लोहिया आवास योजना संचालित किया गया था, अटल आवास योजना संचालित किया जा रहा है। विभिन्न सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लोगों के गरीब वर्गों के लिए आवास का प्रबंध किया जाता है, उनके लिए भोजन का प्रबंध किया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्च 2020 में कोरोना महामारी आती है, और मार्च 2020 में जब कोरोना महामारी आती है तो इसके तहत अनेक लोगों के पास राशन समाप्त हो गए थे, क्योंकि उद्योग धंधे बंद हो गए थे, आय के साधन बंद हो गए थे। ऐसे में सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया कि सबको निःशुल्क राशन का वितरण सुनिश्चित किया गया कोरोना महामारी के दौरान। और जो मार्च 2020 से निःशुल्क राशन का वितरण प्रारंभ हुआ, वह अब तक चला आ रहा है, सरकार के द्वारा अब तक चला आ रहा है। अब भी कुछ राज्यों ने निःशुल्क वितरण, अब भी कुछ राज्यों के द्वारा राशन सामग्री का निःशुल्क वितरण किया जाता है ताकि लोग भूखा न रहें। तो सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी व्यक्ति नंगा न रहे। दुर्बल वर्गों की रक्षा करना, सरकार का यह परम दायित्व होता है कि दुर्बल वर्गों की रक्षा करना। यानी कि जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में सबल वर्ग भी होते हैं, दुर्बल वर्ग भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। तो जो गरीब वर्ग होते हैं उनके लिए विशेष सरकार के द्वारा विशेष रियायतें दी जाती है। तो जो दुर्बल वर्ग होते हैं, जैसे कि पूर्व में भारतीय संविधान के द्वारा SC, ST, OBC और साथ ही साथ महिला, इनके लिए विशेष उपबंध किए गए थे। सरकार के द्वारा जो दुर्बल वर्ग हैं, उन दुर्बल वर्गों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं। यानी कि दुर्बल वर्ग का कोई शोषण नहीं कर सकता है, दुर्बल वर्गों के साथ कोई अत्याचार नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा कृत्य करते हुए पाया जाता है तो कानून के द्वारा उसको कठोर दंड दिया जाता है। जैसे कि SC, ST एक्ट भी लग सकता है, या फिर OBC वर्ग के लिए भी विशेष रियायतें दी जाती है, महिलाओं के लिए विशेष रियायतें दी जाती हैं। इसमें महिलाओं को लेकर सरकार काफ़ी सशक्त है, और सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं, विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। जैसे कि जब योगी सरकार बनी थी तो एंटी रोमियो स्क्वाड टीम बनाई गई थी, जो कि लड़कियों और महिलाओं की छेड़खानी को रोकने के लिए बनाई गई थी। जो सोहदे थे, उन सोहदों को पकड़ कर उसमें जेल में बंद किया जाने लगा, या फिर उनको पकड़ कर समझाकर, काउंसलिंग कराकर उनको उनके माता पिता को सुपुर्द कर दिया जाता था। तो हम देखते हैं कि सरकार में छेड़खानी में काफ़ी कमी आई है, या हम कहते हैं कि यह पूर्ण रूप से समाप्त भी हो गई है। क्योंकि पहले का स्कूल और कॉलेजों में सोहदों की भरमार होती थी, अब सोहदे कहीं नजर नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पर सादे वेश में एंटी रोमियो पुलिस घूमती रहती है। तो इस तरह से दुर्बल वर्गों की रक्षा करने का कार्य सरकार का है, इस समाजवादी राज्य का है। समाजवादी राज्य दुर्बल वर्गों के लिए विशेष कानून बना सकती है, उनके लिए उनको विशेष रियायतें दे सकती हैं। 10वां है रोजगार सुनिश्चित करना। समाजवादी राज्य के अंतर्गत सरकार जब आर्थिक साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है तो आर्थिक या उत्पादन के साधनों को संचालित करने के लिए वह रोजगार का सृजन करती है। चाहे मिल, फैक्ट्री या सरकारी क्षेत्र में हो या सिविल सेवा के क्षेत्र में हो, सरकार नौकरियों का सृजन करती है और सबको समान अवसर देती है। जो उस योग्य नहीं होते हैं, जो श्रमिक वर्ग होता है, और श्रमिक वर्ग के लिए भी सरकार विशेष रियायतें देती है। जैसे कि सरकार के द्वारा श्रमिक कार्ड बनाए गए हैं, सरकार के द्वारा श्रमिक कार्ड बनाए गए हैं, श्रमिक कार्ड बनाए गए हैं, जिन पर उनको चिकित्सीय सहायता भी उपलब्ध होती है, और इसके लिए उनको कुछ भत्ते भी मिलते रहते हैं। इस श्रमिक कार्ड पर कुछ भत्ते भी मिलते रहते हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा 2005 में कांग्रेस सरकार के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, मनरेगा कार्यक्रम लागू किया गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के तहत अगर श्रमिक के पास, यानी कि जो कार्ड धारक हैं, जो जॉब कार्ड धारक हैं, उन जॉब कार्ड धारक के पास कोई रोजगार नहीं है तो उनको 100 दिन का रोजगार
100 दिन का रोजगार फ्री मिलता था। कहने का मतलब यह है कि 100 दिन का उनको पैसा उनके खाते में आ जाता था। तो उनके खाते में बिना कुछ किए 100 दिन का पैसा, अगर 365 पूरे साल में काम नहीं होता है 365 दिन में, तो 100 दिन का पैसा उनके खाते में आ जाता है। 100 दिन में जितनी मजदूरी होती है वो सारी मजदूरी बिना किए उनके खाते में आ जाती है, उनके अकाउंट में आ जाता है। तो सरकार के द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए रोजगार का प्रबंध भी सुनिश्चित किया जाता है। आर्थिक संसाधन का समान वितरण करना, जो भी आर्थिक संसाधन है उनका समान वितरण किया जाता है। जिसको जो ज़रूरत है, जो पात्र है, जिसको जो आवश्यकता है, या जिसकी जो पात्रता है, उसकी पात्रता के आधार पर आर्थिक साधनों को वितरित किया जाता है। जैसे कि भूमि का वितरण, जब सरकार के द्वारा भूमि का वितरण किया गया, जिम्मेदारी प्रथा खत्म की गई और उनकी भूमि विभिन्न वर्गों में बांट दी गई। जो उसको जोतते थे, जो उनके भूमि पर खेती करते थे, जो उस भूमि पर खेती करते थे, उसको उसके नाम कर दी गई। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। सबको आर्थिक साधन प्रदान किए जाते हैं, सबको आर्थिक साधन प्रदान किए जाते हैं कि लोग अपने जीविका का निर्वाह कर सकें। तो जीविका का निर्वाह करने के लिए सरकार सबके लिए आर्थिक संसाधन सुनिश्चित कराती है। इसके अलावा राज्यों को दायित्व सौंपना, सरकार का यह दायित्व है, यह हमारे संविधान का दायित्व होता है कि वह राज्यों को भी कुछ दायित्व सौंपे। जैसे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व की स्थापना की गई है। नीति निर्देशक तत्व की स्थापना की गई है अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व की स्थापना की गई है। और इस नीति निर्देशक तत्व में सरकार को या राज्य सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह इन अपना कानून बनाने में या प्रशासन करने में इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन करे। इस नीति निर्देशक तत्वों में कुछ समाजवादी भी तत्व लिए गए हैं। गांधी जी के चिंतन से, या गांधी जी ने विचार दिए थे, उस गांधीवादी विचारधारा को इस नीति निर्देशक तत्व में लागू किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी समाज को लागू किया गया है। जैसे हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 38 और 39 के अंतर्गत एक समाजवादी राज्य की स्थापना की गई है, समानता की स्थापना की गई है, सबके लिए आर्थिक कल्याण की व्यवस्था की गई है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का भरपूर प्रयत्न किया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 41 में हम देख सकते हैं, अनुच्छेद 41 में देख सकते हैं काम पाने का अधिकार देख सकते हैं। अनुच्छेद 43 में देख सकते हैं कुटीर उद्योग की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत देख सकते हैं कि दुर्बल वर्गों के लिए विशेष रियायतों की बात कही गई है। तो इस तरह से हम नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भी समाजवादी व्यवस्था को लागू कर सकते हैं, या समाजवादी व्यवस्था को हम नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो हर सरकार, चाहे वह कोई भी देश हो, हर सरकार का यह दायित्व होता है कि वह अपने संविधान में भी समाजवादी तत्वों को लागू करे। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 38 से लेकर 51 तक दिया गया है। इसमें सभी लोगों के लिए समान व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समाजवादी राज्य के कार्यों से अवगत कराया, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 शुरू करूंगा। यूनिट 4। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।